तो हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, अगर आप भी बायोलॉजी के स्टूडेंट हो और 11वीं 12वीं में आपके पास बायोलॉजी जैसा सब्जेक्ट है तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करें और इसको जरूर शेयर करें, क्योंकि आप जितना ज्यादा शेयर करोगे उतने ही ये लोगों के पास पहुंचेगी और हमें उतनी ही ऊर्जा मिलेगी आगे वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, इस चैनल पर 11th 12th की बायोलॉजी की हिंदी माध्यम में सरल भाषा में वीडियो हर हर टॉपिक की वीडियो अपलोड की जाएगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में एक टॉपिक की चर्चा कर रहे थे, उसका नाम है ट्रांसलेशन, अनुवादन। अनुवादन ये जो ट्रांसलेशन प्रक्रिया है, इसके द्वारा क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हमने देख लिया भाई प्रोटीन होता क्या है। प्रोटीन की बेसिक जानकारी हमने बता दी, वीडियो अपलोड कर दी गई है, आप उधर जाके देख लीजिए। और इसका एक भाग हमने अपलोड कर दिया है। हमने सबसे पहले प्रोटीन की वीडियो अपलोड कर दी है। भाई प्रोटीन है क्या, ये जो प्रक्रिया है इसके द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर दी, भाई प्रोटीन क्या है, उसके बेसिक जानकारी ले लो आप। उसके बाद हमने इस जो प्रक्रिया का एक भाग अपलोड कर दिया। दोस्तों, वीडियो ज्यादा बड़ी हो रही थी इसलिए हमने एक भाग अपलोड कर दिया है। हमने क्या क्या देख लिया उस भाग में, हमने देख लिया भाई ये जो प्रक्रिया है ये कुछ स्टेप में होती है। सबसे पहले अमीनो अम्ल सक्रिय होता है, तो हमने वो देख लिया अमीनो अम्ल कैसे सक्रिय होता है। उसके बाद अमीनो अम्ल टीआरएनए से जुड़ता है, भाई हमने अमीनो अम्ल को टीआरएनए से भी जोड़ दिया। उसके बाद क्या होता है, हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में पाए जाने वाले राइबोसोम का, ठीक है ना। हमने वहां तक पिछली वाली वीडियो में पढ़ लिया। दोस्तों, आप उस पिछली वाली वीडियो को भी देखें, फिर उसके बाद ये देखें, जब भी आपको समझ में आएगा। अब तीसरा स्टेप क्या था हमारे पास इस प्रोसेस में, तीसरा स्टेप था जो हमारे पास था, वो था पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण, ठीक है ना। तो वहां यहां से पढ़ेंगे अब हम। तीसरा स्टेप क्या था, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण। दोस्तों, जो ये टॉपिक है ना, इसमें क्या है, कई स्टूडेंटों को बहुत कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है ना। ये टॉपिक क्या है, कंफ्यूज हो जाते हो इसमें आप। लेकिन इसमें मैं जिस तरीके से पढ़ाऊंगा उस तरीके से आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक की, ठीक है ना। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं ना, उसमें कितने प्रोकैरियोटिक में 70 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। यूकेरियोटिक की बात की थी हमने, यूकेरियोटिक में क्या होते हैं, 80 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। और इसमें जो हमने इनकी दोनों इकाइयां हैं उनको विस्तार से पढ़ लिया। हमने देख लिया भाई जो इसकी इकाई है, ठीक है ना, इसकी जो प्रोकैरियोटिक की 70 एस इकाई है वो 50 एस और 30 एस से मिलकर बनी हुई है। और हमने इसका कॉन्सेप्ट भी देख लिया, इसको 70 एस ही क्यों लिखते हैं, ठीक है ना, जोड़ने के आधार पर नहीं लिखते इसको, हमने पढ़ लिया। हमने ये दोस्तों ये पढ़ लिया था हमने, ठीक है ना। उसके बाद यूकेरियोटिक में 80 एस प्रकार के पाए जाते हैं, जिसमें बड़ी इकाई 60 एस से मिलकर बनी होती है तथा छोटी इकाई 40 एस से मिलकर बनी होती है। हमने ये कॉन्सेप्ट देख लिया, भाई इनको जोड़ेंगे तो 100 एस आएगा, लेकिन इनको जोड़ने के आधार पर यहां पर 80 एस नाम नहीं दिया गया है। तो ये हमने पूरा पढ़ लिया था, आप पीछे की वीडियो में जाकर देख लो। अभी आगे पता चलेगा आपको भाई ये हमने क्यों पढ़ा था, ठीक है। तो मैं यहां से ये साफ कर देता हूं। अब हम क्या है, इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं,
पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। हम पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं, इसी को ही प्रोटीन कहा जाता है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को ही प्रोटीन कहा जाता है। तो हम इसका निर्माण कर रहे हैं। तो हम किसी भी चीज का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले उसको क्या करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है ना। फिर वो चीज धीरे धीरे क्या है, बढ़ती है, फिर उसका समापन हो जाता है। तो इसमें भी 3 स्टेप और आएंगे। कौन कौन से भाई, हम इसका निर्माण कर रहे हैं तो पहले इसको शुरू तो करो, ठीक है। तो ये हो गया पहले पॉइंट में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रारंभन। अब ये स्टार्ट हो गई, अब क्या है, धीरे धीरे बढ़ेगी। तो दूसरे पॉइंट में क्या आ जाएगी, दूसरे पॉइंट में क्या आ जाएगा, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का दीर्घीकरण। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का दीर्घीकरण। अब ये क्या है, धीरे धीरे बढ़ रही है, तो क्या है, बढ़ती जाएगी, क्या समाप्त भी तो होगी दोस्तों। तो तीसरे में क्या आ जाएगा, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन, ठीक है ना। ये जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का जो निर्माण होता है ना, वो 3 चरणों में होता है। कौन कौन से, पहले ये स्टार्ट होगी, प्रारंभन, फिर ये धीरे धीरे बढ़ेगी, दीर्घीकरण होगा, फिर ये क्या होगा, लास्ट में समाप्त हो जाएगी। तो हम एक एक स्टेप को देख लेते हैं क्या प्रोसेस हो रहा है। जैसे कि आप सबसे पहले समझो, ठीक है, आरएनए होता है, आरएनए होता है, एक तो होता है आरएनए, ठीक है ना, एक होता है डीएनए। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। अब यहां से देख लेते हैं, आरएनए में 4 नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, डीएनए में भी 4 नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। कौन कौन से, इसमें पाए जाएंगे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन और यूरेसिल। दोस्तों यूरेसिल पाया जाता है, यहां पर थाइमिन नहीं पाया जाता, थाइमिन डीएनए में पाया जाता है, ठीक है ना। ये आ गया यूरेसिल। अब इसमें डीएनए में क्या होते हैं, ये 3 तो बिल्कुल सेम होते हैं, 3 तो ये दोनों में सेम होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। और यहां पर जो यहां पर आरएनए में पाया जाता है यूरेसिल, यूरेसिल के स्थान पर डीएनए में क्या पाया जाता है, थाइमिन, ठीक है ना। तो एक ही चीज, एक ही नाइट्रोजन क्षार का अंतर होता है, एक तो आरएनए में यूरेसिल पाया जाएगा और डीएनए में थाइमिन पाया जाएगा, बाकी जो तीनों है, ठीक है ना, वो दोनों में ही सेम होते हैं। तो आप एक चीज यहां से ये याद रखना, ठीक है ना, ये चीज आप यहां से ये याद रखना। चलो हमने ये देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये उतार लिया ना आपने, अब आगे बढ़ते हैं। साथ के साथ अगर आप नोट्स बना रहे हो तो साथ के साथ उतार लिया करो, मैं आपको कुछ 1-2 सेकंड का समय भी दे दिया करूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई आरएनए की। एमआरएनए होता है, तो हमने देख लिया आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता, थाइमिन डीएनए में पाया जाता है, तो थाइमिन आ ही नहीं सकता आरएनए में, ठीक है ना। ये डीएनए में पाया जाता है, इसलिए आरएनए में नहीं आ सकता। तो आरएनए की संरचना देख लो, एमआरएनए की। ये होता है 5 डेज सिरा, ये होता है 3 डेज सिरा। एमआरएनए पर ये काय का है, एमआरएनए। एमआरएनए में 3 न्यूक्लियोटाइड के समूह पाए जाते हैं, 1 न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड। एक समूह 3 न्यूक्लियोटाइड का एक समूह ये हो गया, ठीक है ना, 3 न्यूक्लियोटाइड का एक समूह ये हो गया और 3 न्यूक्लियोटाइड का एक समूह ये हो गया, 3 न्यूक्लियोटाइड का एक समूह ये हो गया। इन जो 3 न्यूक्लियोटाइड को के समूह होते हैं, इनको दोस्तों कोडोन कहा जाता है। इनको क्या है,
कोडोन कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को प्रारंभ करेंगे। तो ये हम पहला स्टेप लिख लेते हैं, पॉलीपेप्टाइड सबसे पहले क्या होगा, प्रारंभ होने से पहले क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले जो ये एमआरएनए है, ठीक है ना, एमआरएनए राइबोसोम की छोटी इकाइयों से जुड़ता है। राइबोसोम की क्या है, छोटी इकाई से जुड़ता है। अब यदि प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी तो उसकी छोटी इकाई क्या होती है, 30S यूनिट होती है, तो वो 30S यूनिट से जुड़ेगा। अगर यूकैरियोटिक कोशिका होगी तो उसकी छोटी इकाई 40S होती है, ठीक है ना, तो ये यूकैरियोटिक कोशिका में 40S यूनिट में जुड़ता है। हमें कोई एक एग्जांपल से समझना है, जैसे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, ठीक है ना, इसमें कितने प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जो दो यूनिट से मिलकर बने होते हैं। एक तो 50S यूनिट होती है, एक 30S यूनिट होती है, 30S यूनिट होती है, ठीक है ना। यूकैरियोटिक राइबोसोम पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका होती है दोस्तों, यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये दो यूनिट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। कौन कौन सी यूनिट होती है, बड़ी यूनिट तो होती है 60S और छोटी यूनिट होती है 40S। ये चीज समझ गए। अब यदि ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये अनुवादन की प्रक्रिया होती है, ठीक है ना, तो जो ये एमआरएनए है वो 30S यूनिट से जुड़ता है, ठीक है ना, छोटी यूनिट से जुड़ेगा। और अगर यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुवादन की प्रक्रिया होती है तो एमआरएनए छोटी यूनिट 40S से जुड़ता है, ठीक है ना। इसलिए हमने आपको ये आरएनए का ये जो आरएनए क्या है, ये जो राइबोसोम है इसका कॉन्सेप्ट समझाया था। तो हम यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया भाई ये प्रोकैरियोटिक ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो प्रोकैरियोटिक की दो यूनिट होती है, एक तो बड़ी यूनिट होती है 50S, एक छोटी यूनिट होती है 30S। तो सबसे पहले एमआरएनए क्या है, छोटी यूनिट पर जाकर जुड़ जाता है, ठीक है ना, बैठ जाता है वहां पर, ठीक है ना। ये मान लो ये छोटी यूनिट है और यहां पर ये बैठ गया भाई, ठीक है ना, ये भाई बैठ गया भाई, ये छोटी यूनिट है 30S, ठीक है। अब एक चीज आपको बहुत ध्यान से समझनी होगी, जो अगर इस पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रारंभ कब होता है, जब इसके 5 सिरे पर, ठीक है ना, एक कोडोन होता है। कौन सा कोडोन, जिसे प्रारंभन कोडोन कहा जाता है, AUG कोडोन होता है, AUG कोडोन, ठीक है ना, इसे क्या है, प्रारंभन का कोडोन कहा जाता है। भाई प्रारंभ कोडोन क्यों कहा जाएगा, क्योंकि वह पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को प्रारंभ करेगा, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को ये प्रारंभ करेगा, ठीक है ना, यही प्रारंभ करता है, इसलिए इसको प्रारंभन कोडोन कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये कोडोन होना आवश्यक है, ठीक है ना। अब क्या होता है दोस्तों, टीआरएनए होता है। टीआरएनए की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होती है, टीआरएनए होता है, ठीक है ना। टीआरएनए इसके जो कोडोन होते हैं, ठीक है, इसके कोडोन के अनुसार यहां पर क्या है, एंटीकोडोन को लाता है, ठीक है ना। इस कोडोन के हिसाब से ये एंटीकोडोन को लाता है, ठीक है ना। अब भाई AUG है, ए का एंटीकोडोन क्या होता है, U होता है, U का एंटीकोडोन क्या होता है, A होता है, G का एंटीकोडोन क्या होता है, C होता है। अब आप इसको याद कैसे करोगे,
आप इसको याद कैसे करोगे, जैसे ग्वानिन साइटोसिन तो हमें याद रह जाता है, इजिली याद रह जाता है, लेकिन ये एयू में हम थोड़ा सा भूल जाते हैं। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे कि कोई अंग्रेज लड़की होती है, उसके मुंह से क्या निकलता है, एयू। उसके मुंह से क्या निकलता है दोस्तों, एयू। तो ऐसे इसको याद रख सकते हैं हम। ए का उल्टा, एक ये तो कोडोन है, ए का एंटी कोडोन क्या हो गया, यू, ये एंटी कोडोन है। यहां पर आ गया भाई यूएसी, ठीक है, यूएसी। एक चीज तो हमको यहां ये ध्यान रखनी है भाई, यूएसी इसके पास होगा ना तभी ये यहां पर बैठ सकता है, तभी इसको स्थान मिलेगा यहां पर, नहीं तो स्थान नहीं मिलेगा। और उसके अलावा हमें एक चीज और याद रखनी होगी, एक चीज और ध्यान से देखनी होगी। ये जो एयूजी है, ठीक है ना, ये एक विशिष्ट प्रकार के अमीनो अम्ल को कोड करता है जिसका नाम है मिथियोनिन, ठीक है ना। तो यहां पर जो अमीनो अम्ल होगा ना वो मिथियोनिन होगा, ठीक है ना। मिथियोनिन अमीनो अम्ल होगा ना जब ही इसका कूट लेखन होगा। तो टीआरएनए क्या होता है, एक तो एंटी कोडोन को लाता है, ठीक है ना, और उसके साथ में यहां टीआरएनए का ये 3 डेज सिरा होता है, ठीक है ना, ये 5 डेज सिरा होता है। और यहां पर क्या होता है, 3 डेज सिरे पर मिथियोनिन अमीनो अम्ल को लेकर ये कहां पर आ जाता है, इस साइड पर आ जाता है, ठीक है ना। मिथियोनिन अमीनो अम्ल को लेकर ये कहां जाएगा, इस साइड पर आ जाएगा। अब एक चीज और देखनी है आपको, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं तो चीजें देखनी पड़ेगी आपको, एक क्या बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी। तो अब मैं यहां से इसको साफ कर देता हूं। भाई ये आ गया हमारे पास, एंटीकोडोन भी है, तो हम यहां पर बैठ जाते हैं भाई, हम अपनी कुर्सी साथ में लेकर आए। इसे तो कहा जाता है अमीनो अम्ल ऊपर वाले को, और इसको कहा जाता है एंटीकोडोन, इसको कहा जाता है कोडोन, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो टीआरएनए एमआरएनए से जुड़ता है ना, तो 3 स्थल होते हैं जुड़ने के, ठीक है ना। जो ये टीआरएनए है एमआरएनए पर जुड़ता है, जो 3 स्थल होते हैं। एक तो कौन सा स्थल होता है दोस्तों, एक तो होता है पी स्थल, इसको क्या बोलते हैं, पी साइट। एक होता है इसके इधर की तरफ ई साइट, और इसके इधर की तरफ क्या होता है, ए साइट होता है। ए साइट होता है, ठीक है ना। जो राइबोसोम की जो बड़ी इकाई होती है, ये तो छोटी इकाई तो नीचे जुड़ गई, और ऊपर क्या जुड़ेगी, बड़ी इकाई जुड़ेगी ऊपर दोस्तों, इस प्रकार बड़ी इकाई जुड़ती है, ठीक है ना। इस प्रकार ये ऊपर की तरफ बड़ी इकाई जुड़ती है राइबोसोम की। तो प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल ले रहे हैं, प्रोकैरियोटिक में कौन सा पाया जाता है, बड़ी इकाई 50S होती है, ठीक है ना। तो 3 स्तर होते हैं, जो टीआरएनए होता है ये एमआरएनए के 3 स्तरों पे जुड़ सकता है बड़ी इकाई में। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है पी साइड, एक होता है ई साइड, और एक होता है ए साइड। अब जो शुरुआत के पद में है ना, शुरुआत के पद में जो टीआरएनए होता है ना, वो बड़ी इकाई के पी साइड पर जुड़ता है, बड़ी इकाई के क्या है, पी साइड पर जुड़ता है, यहां पर आकर जुड़ेगा, ठीक है ना। और ये पी साइड पर जुड़ेगा, और यहां से ई साइड से होकर ये क्या है, संकला से बाहर निकलता है, इसलिए ई का मतलब होता है एग्जिट। ई का मतलब क्या होता है दोस्तों, एग्जिट। एग्जिट का मतलब क्या होता है, आप कहीं भी जाते हो, बस में यात्रा कर रहे हो, तो वहां पर लिखा होता है एग्जिट, बाहर निकलो। आप मतलब ट्रेन में सफर करते हो, फिर रेलवे स्टेशन पे जाते हो, गेट पे लिख रहा हो एग्जिट, बाहर निकलो। तो एग्जिट का मतलब क्या होता है, बाहर निकला। यहां से टीआरएनए क्या होता है, इस साइड पे आता है, फिर यहां से बाहर निकल जाता है, तो इसे बोलते हैं एग्जिट साइड, ठीक है ना। और जो नया वाला टीआरएनए होता है ना, ठीक है ना, वो ए साइड पर आता है। तो हमें प्रारंभन वाले पद में इतना ही ध्यान रखना होता है, ठीक। आपको पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रारंभन है, ठीक है ना, इसमें आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है, सबसे पहले जो एमआरएनए होता है वे राइबोसोम की
राइबोसोम की छोटी उप इकाई से जुड़ जाता है, छोटी उप इकाई से जुड़ गया, ठीक है ना। अब क्या होता है, टीआरएनए अमीनो अम्ल को लेकर आता है और राइबोसोम की बड़ी इकाई से जुड़ता है, ठीक है ना, बड़ी इकाई से जुड़ता है। शुरुआत वाले पद में यह पी साइड पर जुड़ता है, ठीक है ना, यहां तक आपको लिखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का दीर्घीकरण करेंगे, वहां और आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां इतना लिख लो, आप अगर फोटो खींचना चाहते हो इसकी फोटो खींच लो। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। यहां पर मैं, यहां पर चित्र वैसा का वैसा ही रहेगा, नहीं तो दोबारा बनाने में टाइम लगेगा, ठीक है। अब क्या होता है, यहां पर क्या है, दीर्घीकरण हो रहा है। दीर्घीकरण का मतलब क्या होता है, मतलब बढ़ना। दीर्घीकरण होता है मतलब बढ़ना, धीरे धीरे क्या है, चेन बढ़ेगी, इसको दीर्घीकरण कहते हैं। अब क्या होता है दीर्घीकरण वाले पद में, ये, हाँ तो दोस्तों हमने क्या बात कर ली थी, हमने प्रारंभन वाला पद पूरा पढ़ लिया था। अब हम काय की बात कर रहे हैं, दीर्घीकरण की बात कर रहे हैं। तो दीर्घीकरण में क्या होता है, ठीक है ना, आप यहां से समझो। दीर्घीकरण वाले पद में क्या होगा, ये जो बाहर का टीआरएनए है ये आएगा सबसे पहले ए साइड पर। अब ए साइड पर जो पहले से उपस्थित होगा वो पी साइड पर आ जाएगा। अब ये जो पी साइड वाला है ये ई साइड पर आ जाएगा। ई साइड से क्या है, ई साइड से श्रृंखला से ये बाहर निकल जाते हैं। तो सबसे पहले दीर्घीकरण पद होगा, ठीक है ना, तो जिसमें क्या होगा, ये चेन क्या है, धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तो कैसे आपको पूरा चित्र बनाना है, ठीक है ना, मैं यहां से मिटान के बना देता हूं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं मैं। ठीक है ना, ये श्रृंखला धीरे धीरे आगे बढ़ गई, ठीक है। अब यहां से क्या है, यहां से अमीनो अम्ल आएगा, यहां पर बैठेगा, नया अमीनो अम्ल आता है ना, वो ए साइड पर जुड़ता है। यहां से अमीनो अम्ल आ गया भाई, यहां से अमीनो अम्ल आ गया, यहां से अमीनो अम्ल आ गया, टीआरएनए से जुड़कर आएगा, मतलब लाएगा कौन, टीआरएनए लाएगा। ये होता है अमीनो अम्ल, जिसको क्या है, टीआरएनए लाता है। टीआरएनए अमीनो अम्ल लेकर इस ए साइड पर आ जाता है, ए साइड पर आ जाता है। अब क्या होगा, जो ये पी साइड पर उपस्थित टीआरएनए अपने अमीनो अम्ल को इसको दे देगा, ठीक है ना, ये इसको दे दिया, यहां से इसको दे दिया। अब जो ये दोनों अमीनो अम्ल है ना, पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ जाते हैं, दोनों अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ जाते हैं। अब ये भाई अमीनो अम्ल इसको दे दिया, ठीक है ना, ये भाई अमीनो अम्ल इसको दे दिया, ये इसको दे दिया। तो ये क्या होता है, ये जो ये है ना, उठकर इस साइड पर आ जाता है, ये इसको उठकर इस साइड पर आ जाता है। ये जो बॉन्ड बनेगा ना, वो इस साइड पर ही बनेगा आके। ये जो बॉन्ड बनेगा ना अमीनो अम्ल का, ये इस श्रृंखला पे ही बनता है, मतलब ये दो जुड़ गए, अमीनो अम्ल क्या जुड़ गए। अब जो यहां पर था ना, वो यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। यहां पर अमीनो अम्ल नहीं है इसके पास, अमीनो अम्ल क्या है, इसको दे दिया, ठीक है ना। तो ये यहां पर आएगा ना, जब ये पेप्टाइड चेन आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो ये यहां पर आ गया। अब ये जो यहां पर आ गया, ठीक है ना। अब क्या होगा, ए से ही क्या होगा, अन्य कोई ए साइड पर आएगा। अन्य अमीनो अम्ल क्या है, बाहर से ए साइड पर आता है। अन्य अन्य अमीनो अम्ल ए साइड पर आता है, कौन लाता है, टीआरएनए लाता है भाई, ठीक है ना, टीआरएनए के साथ आता है। अब ये क्या होगा, अब
ये जो अमीनो अम्ल है, ठीक है ना, ये जो अमीनो अम्ल है ये इसके पास चल जाएंगे, आपस में पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ जाएंगे। मतलब ये जो दो अमीनो अम्ल है ये इसके साथ जुड़ेंगे। तो ये तो यहां से तो ये बाहर निकल गया, ठीक है, यहां से ये बाहर निकल जाएगा। सबसे पहले यहां से ये बाहर निकल जाएगा, इसको ऐसे दर्शा देता हूं मैं। यहां से क्या होता है, ये डिस्चार्ज होकर बाहर निकल जाता है, इसलिए इसे डिस्चार्ज टीआरएनए कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, डिस्चार्ज टीआरएनए। यहां पर क्या होता है, ये जोश के साथ आता है, ऊर्जा के साथ आता है, इसमें चार्ज होता है, इसलिए इसे चार्ज टीआरएनए कहा जाता है। इसलिए इसे क्या है, चार्ज टीआरएनए कहा जाता है। अब यहां से देखो, यहां से ये अमीनो अम्ल दे देगा भाई, ठीक है ना। देने के बाद में कहा जाएगा, देने के बाद में यहां आ जाएगा भाई, इस साइड पर आ जाएगा भाई, इस साइड पे आ जाएगा। अब इस गरीब के पास अमीनो अम्ल है ही नहीं। अभी ये क्या होगा, अब ये क्या होगा, यहां से इस श्रृंखला पे आएगा, जो मतलब ये इसका अमीनो अम्ल है और ये दो अमीनो अम्ल आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। फिर ये दो अमीनो अम्ल है ना, और ये अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ जाएंगे, ये बंध के द्वारा जुड़ जाएगा। और यहां पर जो पी साइड पर है ना, ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बड़ी होती रहती है। पी का मतलब होता है पेप्टाइड, पी ये पेप्टाइड साइड होती है, पेप्टाइड साइड, ठीक है ना। तो इसको यहां से ऐसे याद रख लेना, पी साइड मतलब पेप्टाइड साइड, पेप्टाइड साइड पर पेप्टाइड श्रृंखला बड़ी होती रहती है, पेप्टाइड साइड। पी साइड का मतलब हो गया पेप्टाइड साइड, यहां पर श्रृंखला होती है ना वो बड़ी रहती है, बड़ी होती रहती है। तो इस तरीके से याद रख लेना भाई, जो पेप्टाइड श्रृंखला बड़ी कहां पर हो रही है, पी साइड पर होती है। अब ऐसे ही क्या होगा, नया वाला जो टीआरएनए है ए साइड पर आएगा, अमीनो अम्ल यहां पर जुड़ेंगे पी साइड पर आकर, फिर ये इधर मतलब अमीनो अम्ल देने के बाद इस साइड पर आ जाएगा और यहां से डिस्चार्ज होकर बाहर निकल जाएगा। तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का दीर्घीकरण इस प्रकार होता है। तो दोस्तों हमने पढ़ लिया पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का दीर्घीकरण, ठीक है ना। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का दीर्घीकरण किस प्रकार होता है। तो हम इसमें आप ये वाला डायग्राम बना लेना, और आप कैसे लिखोगे भाई, जो नया आने वाला चार्ज टीआरएनए ए साइड पर आता है, तथा ए साइड पर कब आएगा, ये जब ए साइड खाली होगी तभी तो आएगा, ठीक है ना। जब ए साइड खाली होती है, जब नया चार्ज टीआरएनए ए साइड पर आता है, तथा ए साइड पर उपस्थित जो टीआरएनए होता है वो क्या है, पी साइड पर चला जाता है, ठीक है ना। तथा यहाँ पर अमीनो अम्ल पेप्टाइड श्रृंखला से जुड़ जाते हैं, तथा पेप्टाइड श्रृंखला धीरे धीरे बड़ी होती रहती है, ठीक है ना। और यहाँ पी साइड पर जो पहले उपस्थित था टीआरएनए, वह क्या होता है, अपने अमीनो अम्ल को देकर, ठीक है ना, अपने अमीनो अम्ल को देकर ई साइड पर आ जाता है, तथा ई साइड से श्रृंखला से बाहर निकल जाता है। ये आप इस प्रोसेस में लिखना है आपको, ठीक है ना। अब हमने देख लिया दीर्घीकरण हो रहा है भाई, धीरे धीरे बढ़ रही है, तो वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, क्या समाप्त भी तो होगी। तो लास्ट वाले स्टेप में होता है समापन। आपको चित्र भी बनाना है, आपको लैंग्वेज भी लिखनी है इसमें, ठीक है ना। अब समापन देख लेते हैं किस प्रकार से होता है। ठीक है ना। अब दोस्तों देखते हैं समापन। समापन किस प्रकार से होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन का समापन किस प्रकार से होता है। तो ये अब क्या है, ये एमआरएनए आगे बढ़ेगा, इस प्रकार आगे बढ़ता है, ठीक है दोस्तों। हमने यहां तक पढ़ लिया था, दीर्घीकरण पढ़ लिया हमने। हम अब किसकी बात कर रहे हैं, समापन की बात कर रहे हैं भाई। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला धीरे धीरे बढ़ रही है, तो क्या बढ़ती रहेगी, क्या उसका समापन भी होगा। तो अब हम बात कर रहे हैं पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन, एंड किस प्रकार होता है, ठीक है ना। समापन का मतलब ही क्या होता है, किसी भी चीज को समाप्त करने देना, ठीक है ना। अब मान लो
ये mRNA है, mRNA का ये 5 डेज सिरा हो गया, ये mRNA का 3 डेज सिरा हो गया। mRNA के यहां पर जो ए साइड होता है ना, ए साइड पर जहां पर कोई भी समापन कोडोन आ जाए, ठीक है ना, समापन कोडोन का मतलब क्या होता है, जो मतलब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण को रोक दे, समापन कोडोन हो गया। जैसे कि कौन कौन से होते हैं, UAA, UGA और UAG, ठीक है ना, या तो UAA, UGA या UAG, ठीक है ना, जो यहां पर आ जाए, ए साइड पर आ जाए, ए साइड पर मान लो UAG आ गया, ठीक है ना, UAG आ गया। अब इसके लिए क्या है, कोई भी tRNA नहीं आएगा, क्योंकि यह किसी भी प्रकार के अमीनो अम्ल का कूट लेखन नहीं करता है। अगर mRNA के मतलब ये जो यहां पर है, यहां पर ए साइड पर, ठीक है ना, ए साइड पर UAG आ गया, ठीक है ना, लास्ट में होता है ये 3 डेज सिरे पर, ये 3 डेज सिरे पर क्या होता है, लास्ट में होता है, ठीक है ना। हमने क्या है, श्रृंखला को आगे तो बढ़ा लिया था लेकिन पीछे से मिटाना भूल गए थे, ठीक है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लेना। यहाँ पर 3 डेज सिरे के लास्ट में क्या है, UAG होता है। और UAG क्या होता है, अगर ए साइड पर आ जाता है तो ये क्या होता है, समापन कोडोन होता है, ठीक है ना। ये किसी भी अमीनो अम्ल को कूट लेखन नहीं करता है, इसलिए इसके लिए कोई भी tRNA नहीं आएगा, tRNA नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पर जो पेप्टाइड श्रृंखला बनी है, पेप्टाइड श्रृंखला मान लो कितनी भी ये बन गई होगी, ऐसे पेप्टाइड श्रृंखला बन गई, ये क्या है, यहाँ से क्या है, पृथक हो जाती है, पृथक हो जाती है और प्रोटीन का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। और इस प्रकार अनुलेखन की प्रक्रिया समाप्त होती है। तो हम किस प्रकार लिखेंगे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के समापन में, ठीक है ना, अगर mRNA में ए साइड पर कोई भी समापन कोडोन जैसे UAG, ठीक है ना, UGA या UAA आ जाए, और यह क्या होते हैं, समापन कोडोन किसी भी अमीनो अम्ल का कूट लेखन नहीं करते हैं, इसलिए इनके लिए कोई tRNA नहीं आएगा। इस कंडीशन में जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है वो यहाँ से पृथक हो जाएगी और प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार अनुवादन प्रक्रिया संपन्न होती है। जो जो समापन कोडोन है, इनको नॉन सेंस कोडोन भी कहा जाता है, नॉन सेंस कोडोन। नॉन सेंस कोडोन क्या क्यों कहा जाता है, क्योंकि किसी भी अमीनो अम्ल का कूट लेखन नहीं करते ये, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ तक हमारी जो अनुवादन प्रक्रिया है वो पूरी हो गई दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक आप लिख लेना, डायग्राम अलग अलग बनाने पड़ेंगे आपको, मैंने एक में ही बता दिया, ठीक है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आप बायोलॉजी सब्जेक्ट से हैं तो हमारे चैनल पर बायोलॉजी की संपूर्ण वीडियो 11-12 की अपलोड की जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।